नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज फिर विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 जिसमें पाठ 8 के भाग 2 को लेकर पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आगे के वीडियो के अंदर मैंने संसाधनों का अर्थ, संसाधन का अर्थ, उसका उपयोग, संसाधनों के उपयोग, संसाधन के प्रकार और संसाधन के संरक्षण और आयोजन किस तरह करना चाहिए, ये 4 महत्व के मुद्दों की बात मैंने आगे के वीडियो में की थी। इस वीडियो में मैं आज फिर यहाँ ज़मीन निर्माण, दूसरा मुद्दा है हमारा ज़मीन की परिभाषा और तीसरा है ज़मीन के प्रकार। तो इन तीनों मुद्दों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। तो मित्रों, आगे के वीडियो में यदि आपने संसाधनों के अर्थों के बारे में देखा होगा, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किस तरह होता है भोजन के रूप में तथा वितरण क्षेत्र के आधार पर उनके प्रकार देखे, तो ये सभी संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम ज़मीन का निर्माण किस तरह होता है, ज़मीन किस तरह बनती है, उसके बारे में, ज़मीन की परिभाषा क्या है और ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, पाठ की शुरुआत करती हूँ। इस ज़मीन निर्माण, ज़मीन की परिभाषा और ज़मीन के प्रकारों को आपको खास याद रखना है। ये सभी प्रकारों को कौन कौन से राज्य में किस तरह की ज़मीन आई हुई है, ये सब भी आपको इस वीडियो के अंदर अवश्य देखना है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं प्राकृतिक संसाधन का जो पाठ है उसमें आगे चर्चा करूंगी। आप सभी से विनती करती हूँ कि इस वीडियो को आप खास करके और ध्यानपूर्वक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसके अंदर भारत का नक्शा भी आएगा, जिसके अंदर आपको ज़मीन के प्रकार, कहाँ कहाँ कौन कौन से तरह की ज़मीन पाई जाती है, तो वो ज़मीन के प्रकार भी आपको खास करके याद रखना है। मित्रों, हमारा जो मुद्दा है वो है कि ज़मीन निर्माण, ज़मीन का निर्माण किस तरह होता है, ज़मीन किस तरह बनती है। तो सबसे पहले हम उसकी व्याख्या देखेंगे कि ज़मीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी। ज़मीन पृथ्वी के ऊपर की जो पपड़ी होती है उसके ऊपर अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें, तो खनिज, नमी, ह्यूमस यानी सेंद्रीय तत्व अथवा हवा वगैरह मिले होते हैं, तो जिससे ज़मीन बनती है। तो मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर यानी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। तो ज़मीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है। तो उसके ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो चट्टानें रहती है, तो उसके अंदर घिसाव या कटाव से, जब ज़्यादा बारिश गिरती है तो वो चट्टानें घिसने से नई ज़मीन का निर्माण होता है। तो उसी के अंदर फिर से खनिज है, नमी है, ह्यूमस यानी सेंद्रीय तत्व, मिट्टी या छोटी छोटी जो रेत होती है, पत्थर कंकर होते हैं, तो उससे ज़मीन का निर्माण होता है, जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। अन्य रूप से कहे तो ज़मीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। कौन से दो, तो ज़मीन खनिज और जैविक तत्व यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि मक्खी, मच्छर, जो भी वो जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं या तो फिर हवा में उड़ते रहते हैं, तो ऐसे जैविक तत्वों का प्राकृतिक कुदरती तरीके से मिश्रण होता है। उसमें वनस्पति के वृद्धि और विकास करने की क्षमता है। तो ज़मीन के अंदर वनस्पति, अगर हम छोटा सा पौधा बोते हैं तो उस पौधे को वृद्धि और विकास करने का, यानी कि उस पौधे को बड़ा करने का, वृक्ष बनाने की ताकत ज़मीन के अंदर रहती है। क्यों, तो उसके अंदर खनिज, नमी, सेंद्रीय तत्व वगैरह सब मिले होते हैं, तो उससे पौधा यानी वृक्ष का विकास और वृद्धि बहुत ही अच्छी तरह से होती है। तो ये हुआ ज़मीन का निर्माण। अब हम देखेंगे ज़मीन क्या है। तो ज़मीन की परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह, यानी पृथ्वी की ये जो हम पपड़ी है जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसके सबसे ऊपरी सतह या स्तर, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक
खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य। खनिज द्रव्य यानी कोयला है, पेट्रोल है, तो ये सब जो खनिज द्रव्य है, और जैविक द्रव्य यानी जिसमें सूक्ष्म जीवों का समावेश होता हो, जैसे मक्खी मच्छर है, जो भी हवा में हम जो छोटे छोटे जीव देखते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो, तो ऐसे सूक्ष्म जीव, पौधे, वनस्पतियाँ, जिसे हम जैविक द्रव्य कहते हैं, तो ऐसे जैविक द्रव्य होते हैं। जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है, यानी सभी जमीन जो होती है वो एक प्रकार की होती नहीं है। हर एक जमीन के प्रकार अलग अलग होते हैं, और उन्हीं प्रकार के अंदर सभी तरह की ज़मीनों के अंदर अलग अलग तरह के बोलते हैं ना कि खेती अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की बुवाई होती है। तो इसी तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी या तो स्तर। तो मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसमें बारीक कण बनाते हैं, और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं। तो ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जमीन बनती है। जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है। अर्थात क्या कि एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायवीय समयांतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। यानी एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायवीय समय अंतराल यानी कि समय में अंतर होने से बदलाव होने से बनने वाली ज़मीन जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ज़मीन का प्रकार, उसके रंग, यानी हर एक ज़मीन एक ही कलर की, एक ही रंग की होती नहीं है। कहीं लाल ज़मीन, कहीं कांप की ज़मीन जिसके अंदर नमी का प्रमाण ज़्यादा हो, किसी के अंदर कम हो, काली ज़मीन है, दलदलीय ज़मीन है। तो इसी तरह अलग अलग प्रकार की ज़मीन होती है जिसका रंग, जलवायु, मातृ चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ज़मीन के जो मुख्य प्रकार हैं, किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं और कितने हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं ज़मीन के प्रकार। तो ज़मीन के प्रकार कितने हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य तो ज़मीन के प्रकार। तो वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR, भारतीय कृषि संशोधन परिषद द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है। प्रश्न आएगा ICAR द्वारा भारतीय कृषि संशोधन परिषद, इंडियन C फॉर काउंसिल, अरे परिषद मीन्स काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि, और R फॉर रिसर्च यानी कि संशोधन, खोजना। तो भारतीय कृषि संशोधन परिषद, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पर्वतीय ज़मीन और जंगल प्रकार की ज़मीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। तो जंगल प्रकार की ज़मीन और पर्वतीय ज़मीन जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ ज़मीन की संख्या खुली जगह की खुली जो ज़मीन होती है उसकी संख्या ज़्यादा मात्रा में हो, वहाँ ऊंचाई पर दिखाई देती है। तो इन 8 प्रकारों को आपको खास करके याद रखना है। 2 से 3 मार्क में यह प्रश्न आता है कि ज़मीनों के कुल कितने प्रकार हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला है कांप की ज़मीन, दूसरा है लाल ज़मीन, तीसरी है, सबसे पहली है कांप की ज़मीन, दूसरी है लाल ज़मीन, तीसरा है काली ज़मीन, चौथा लैटेराइट ज़मीन, पांचवा रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन,
जो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। जैसे रेगिस्तानी ज़मीन, पर्वतीय प्रकार की ज़मीन, ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ये ज़मीन पाई जाती है। उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जंगल प्रकार की ज़मीन और दलदलीय या तो पीट प्रकार की ज़मीन। दलदलीय यानी कि जो कीचड़ या तो मिट्टी, पानी का प्रमाण ज़्यादा हो, जैसे दलदलीय प्रकार की ज़मीन। तो सबसे पहले हम ज़मीनों को क्रमानुसार एक के बाद एक उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांप की ज़मीन के बारे में। कांप की ज़मीन, इस प्रकार की ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43%, 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। कितने प्रतिशत? तो 43%। भारत देश के कुल 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलुज नदी तक, यानी पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से, तो यहाँ आपको मैं नक्शे में दिखा देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कांप की ज़मीन। ये जो कांप की ज़मीन है वो पूर्व में, ये जो सबसे पहले हम देख लेंगे 4 दिशाओं में भारत। ये जो है उत्तर भारत गिना जाएगा, ये दक्षिण भारत, ये पूर्व भारत और पश्चिम भारत। हमारा गुजरात जो है वो पश्चिम की ओर आया हुआ है भारत के अंदर। और ये जो है यहाँ पर हमने देखा कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में सतलुज तक, तो यहाँ से यहाँ तक कांप की ज़मीन जो है वो फैली हुई है। आपको ये येलो कलर में यहाँ पर दिख रहा है कांप की ज़मीन। तो ये जो सारी येलो कलर की जो हमें दिख रहा है कलर, ये सारी ज़मीन जो है वो कांप की ज़मीन गिनी जाएगी। तो यहाँ पर पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर यहाँ तक सतलुज तक कौन सी ज़मीन है? तो कांप की ज़मीन। अब हम देखेंगे आगे। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलुज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन आई हुई है। तो महानदी जो हमारे गुजरात में ही है, तो यहाँ जो है महानदी, कावेरी, ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ तक ये सारी जो है कांप की ज़मीन आई हुई है। आगे देखते हैं कि कांप की ज़मीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित कांप के आभारी है। इस ज़मीन में पोटास, फॉस्फरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। तो इस प्रकार की ज़मीन में कौन से तत्वों का? तो पोटास, फॉस्फरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण ज़्यादा होता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार की ज़मीन में कौन कौन सी पैदाश या तो उत्पादन होता है, कौन कौन से अनाजों का? तो देखते हैं कि इस ज़मीन में दलहन, यानी कि जो अनाज का समावेश ज़्यादा होता है, अनाज ज़्यादा उत्पादित होता है, तो अनाज की फसलें ज़्यादा ली जाती है। तो दलहन वर्ग की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की ज़मीन में गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन, सींग है, तिल है, ऐसी सब जो तिलहन चीज़ें हैं, कपास है, तो इस तरह की तिलहन आदि फसलें इस प्रकार की ज़मीन में ज़्यादा ली जा सकती हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ कांप की ज़मीन देखी, जो उत्तर भारत से लेकर पूर्व में और हमारे पश्चिम भारत तक ये कांप की ज़मीन 43% यानी कि 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो अब हम देखेंगे लाल ज़मीन। तो मित्रों, ये लाल ज़मीन आपको ज़्यादातर दिख रही है दक्षिण भारत के राज्यों में। यहाँ पश्चिम की ओर थोड़ा दक्षिण भारत के राज्यों में लाल ज़मीन आपको दिख रही है। तो यहाँ ये दक्षिण की ओर से होते हुए दक्षिण से पूर्व तक, दक्षिण पूर्व में लाल ज़मीन फैली हुई है। तो यहाँ हम उसकी जानकारी लेते हैं कि लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के विकल्प में तमिलनाडु से लेकर, यानी ये तमिलनाडु से यहाँ से लेकर, ये तमिलनाडु से लेकर कहाँ तक? तो दक्षिण भारत तक,
तो तमिलनाडु से लेकर ये दक्षिण पूर्व तक यहाँ पर देखा कि तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड यहाँ जो बुंदेलखंड आया हुआ है, तो ये बुंदेलखंड तक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक। तो ये जो पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो राजमहल की पहाड़ियों तक ये ज़मीन फैली हुई है। पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। राजस्थान में इस प्रकार की ज़मीन दिखाई देती है। तो इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। तो लाल ज़मीन का रंग लाल क्यों होता है? तो इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड किसका? तो फेरिक ऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होने से ये ज़मीन लाल रंग की दिखाई देती है। तो तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इस ज़मीन में चूना, कंकड़, कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। तो इस ज़मीन में अधिकांशतः कौन कौन से तत्व? तो मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार की ज़मीन में कौन कौन सी फसलें अधिक ली जाती हैं? तो बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी और मूंगफली तथा आलू इत्यादि फसलें इस प्रकार की ज़मीन में ली जाती हैं। तो लाल ज़मीन जो है वो कहाँ? तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 19%। और कहाँ से कहाँ तक? तो दक्षिण से लेकर यहाँ पूर्व के अंदर और दक्षिण से ज़्यादातर पूर्व की राजमहल तक ये ज़मीन फैली हुई है और उत्तर में बुंदेलखंड तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं काली ज़मीन। तो काली अथवा रेगुर ज़मीन, तो काली ज़मीन को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो रेगुर ज़मीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली है। इस ज़मीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने से हुआ है। लावा यानी जो अग्नि होती है वो, तो लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की ज़मीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं वडोदरा जिले की ज़मीन इस प्रकार की है। इस ज़मीन के निर्माण में लावाइक चट्टान यानी जो अग्निदायक जो चट्टानें होती हैं, अग्नि अगर जहाँ पर प्रज्वलित होती है तो नॉर्मल ये कि वो काले कलर का हो जाता है। तो लावाइक चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य है। तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस ज़मीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार, यानी कि जब इसमें जलवायु की मात्रा नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है। यानी कि इस तरह की जो ये ज़मीन तिराड़ वाली या तो दरारें वाली जो दिख रही है आपको ज़मीन यहाँ पर, जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं और भंग यानी टूटी हुई है, तो भंग बन जाती है। इस प्रकार की ज़मीन में कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं? तो कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें इस प्रकार की ज़मीन में ली जाती हैं। तो कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस ज़मीन को कपास की ज़मीन के रूप में पहचाना जाता है। अवश्य याद रखना है कि कपास की ज़मीन के रूप में कौन सी ज़मीन को पहचाना जाता है? तो काली ज़मीन को। तो यहाँ काली ज़मीन हम नक्शे में देखेंगे कि काली ज़मीन कहाँ कहाँ दिख रही है। तो देखा हमने कि गुजरात के अंदर भरूच, डांग, सूरत, वडोदरा ज़िले के अंदर, तो ये जो गुजरात के अंदर यहाँ भरूच, डांग, सूरत आया हुआ है। और बाकी मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो इसी तरह हमने देखा कि पश्चिम मध्य प्रदेश, यानी कि पश्चिम मध्य प्रदेश में ये ज़मीन पाई जाती है। और दक्षिण के अंदर भी काली ज़मीन का काफ़ी हिस्सा दिखाई देता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लेटेराइट या पड़खाऊ ज़मीन। तो इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा, यानी ईंट के कलर की होती है, इसलिए इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण होता है। यह ज़मीन भीगने पर किस तरह हो जाती है? ज़मीन में पानी की मात्रा ऐड होने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे तब कड़ी एकदम कड़क बन जाती है। तो
तो सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन से सिलिकामय पदार्थों के निवारण, क्या सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन से तो सिलिकामय पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई है। इस प्रकार की जमीन में मुख्यतया लौह तत्व, पोटास एवं एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है, यानी कि इसमें उपजाऊपन की मात्रा जो है वह बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर इसमें कपास देखते हैं यहाँ पर, जिसमें खाद डालकर, तो कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और काजू आदि की फसलें लैटेराइट यानी पड़खाऊ जमीन में ली जाती हैं। इस जमीन को पड़खाऊ जमीन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह यह जो जमीन है लैटेराइट जमीन, वो बहुत ही कम उपजाऊ वाली है, जिसमें उपजाऊपन की मात्रा जो है वो क्या है। तो यहाँ पर मित्रों नक्शे के अंदर हम देख रहे हैं लैटेराइट जमीन, ग्रीन कलर का जो नक्शे में दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ, तो लैटेराइट जमीन जो है भारत के कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही विस्तारों में ये लैटेराइट जमीन, पड़खाऊ जमीन दिखाई दे रही है, जिसकी मात्रा भी कम है और जिसमें उपजाऊपन भी कम है। तो यहाँ कुछ अपने पश्चिम की ओर, उत्तर भारत की ओर, यहाँ दक्षिण में और यहाँ पूर्व में कुछ ही क्षेत्रों में ये जमीन दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं रेगिस्तानी प्रकार की जमीन। रेगिस्तानी यानी कि जहाँ रेगिस्तानों की मात्रा जिस राज्यों में, जिस प्रदेश में ज़्यादा हो, तो यह जमीन शुष्क, ज़्यादातर कच्छ का जो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तानी जमीन कच्छ जैसे जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर, तो यह जमीन शुष्क एवं अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह जमीन रेतीली एवं कम उपजाऊ होती है, जिसमें उपजाऊपन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। घुलनशील क्षार, जिसमें पानी डालो न तुरंत ही घुल जाए, तो इस प्रकार की जमीन राजस्थान में रेगिस्तान का प्रमाण, यानी कि ये जमीन का प्रमाण ज़्यादा है। हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की जमीन, कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में, वहाँ रेगिस्तान का प्रमाण ज़्यादा है, इसलिए रेगिस्तानी प्रकार की जमीन ज़्यादा देखने को मिलती है। सिंचाई की सुविधाओं से इसमें कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं। सिंचाई यानी कि पानी की कुछ सुविधाएं करके इस प्रकार की ज़मीन में बाजरी, ज्वार की फसलें ली जा सकती हैं। तो इसी तरह रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन, पर्वतीय जमीन, जो जहाँ पर्वत का प्रमाण, पर्वतीय क्षेत्रों का प्रमाण जहाँ ज़्यादातर हो, तो उसी क्षेत्रों में ये पर्वतीय जमीन ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो यह नक्शे में हम देखेंगे कि यह जमीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में, तो हिमालय की घाटियों, यानी उत्तर भारत के अंदर हिमालय की जो घाटियाँ हैं, वह ढलान वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ कितनी ऊंचाई पर, तो ये प्रश्न अवश्य ही आ सकता है। तो 2700 से कितने, 3000 मीटर तक, 2700 से 3000 मीटर तक ये जमीन पाई जाती है। उसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है। यह जमीन कहाँ कहाँ, तो असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में तथा कश्मीर में आई हुई, यानी कि पूरा उत्तर भारत जो है वो ज़्यादातर पर्वतीय जमीन वाला है। तो हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्ष, वो जो शंकु आकार के वृक्ष होते हैं, तो ऐसे वृक्षों वाले क्षेत्रों में यह प्रकार की जमीन पाई जाती है। अब हम देखेंगे जंगल प्रकार की जमीन। तो जंगल प्रकार की जमीन जो है वो हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री पूर्व घाट, तो कितने से कितने मीटर, 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में, तराई के जंगल जहाँ हिमालय की ओर दिखते हैं, तो वहाँ तराई वाले क्षेत्रों में है। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भू सतह ढकी रहती है। तो ये पत्ते सड़ने से, सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी स्तर काला बना हुआ रहता है।
जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदलता है। तो अब इस प्रकार की जमीन में, जंगल प्रकार की जमीन में कौन कौन सी फसलें, तो कॉफ़ी, गरम मसाले उपरांत गेहूं, मक्का, जौ और धान आदि फसलें इस प्रकार की जमीन में पाई जाती हैं। तो अब देखेंगे दलदलीय, अंतिम 8वां प्रकार जो है दलदलीय या पीठ प्रकार की जमीन। तो इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से, जैविक पदार्थ, जैविक अवशेष किसे कहेंगे, जिसमें सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव जंतु है, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े जो है, तो ऐसे जैविक तत्वों के संचय से विकसित होती है। तो जहाँ की, जैसे कि हम देखेंगे बारिश के समय में जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, जिसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि इत्यादि इकट्ठे होने पर वहाँ पीठ प्रकार की जमीन, एक कीचड़ वाली दलदलीय जमीन का उद्भव होता है। तो ऐसे पदार्थों से संचय से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूबी हुई रहती है और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थ यानी कि जो अभी मैंने बताया, सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, तो ऐसे जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता है। क्षार यानी कि जहाँ खाराश, नमक वाली जो मात्रा है, क्षार की मात्रा ज़्यादा हो तो बहुलता, तथा फॉस्फेट एवं पोटास की कमी होती है। ऐसी जमीन कहाँ कहाँ पर, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों, उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र जो है वह बहुत ही मर्यादित है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने मित्रों 8 प्रकार की ज़मीन के बारे में देखा, जो भारत के अंदर काप की ज़मीन का प्रमाण और लाल ज़मीन का प्रमाण जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हमने दलदलीय प्रकार की, जंगल प्रकार की और रेगिस्तानी ज़मीन जो देखी, उसका प्रमाण जो है भारत के अंदर बहुत ही कम दिखाई देता है। नक्शे के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय जमीन जो आपको दिख रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग, असम, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह ज़्यादातर पर्वतीय जमीन वाला है। बाकी पर्वतीय जमीन उत्तर भारत के अंदर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। देखेंगे अब काली जमीन जो है, यहाँ पर हमने देखा मध्य प्रदेश, यानी भारत के अंदर मध्य प्रदेश में तथा दक्षिण की ओर काली जमीन आई हुई है। रेगिस्तानी जमीन जो गुजरात के अंदर, गुजरात के ऊपर वाले भागों में, राजस्थान में ये जमीन दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। लेटेराइट जमीन, जिसका प्रमाण भारत के अंदर बहुत ही कम है। तो इसी तरह मित्रों जमीन के 8 प्रकार की जानकारी हमने ली। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। हमारा अगला पॉइंट जो है ज़मीन का कटाव। तो ज़मीन का कटाव किस तरह होता है, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आभार।